सोशियो रिलीजियस मूवमेंट में हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी सभी धर्मों से संबंधित जो सामाजिक सुधार आंदोलन थे वो हमने पढ़ लिया। अब हम लोग कंक्लूसिवली ये देखते हैं कि जो सामाजिक सुधार आंदोलन थे उनके दो डिफरेंट अप्रोचेस थे। एक अप्रोच था रिफॉर्मिस्ट अप्रोच और दूसरा था रिवाइवलिस्ट अप्रोच। रिफॉर्मिस्ट अप्रोच का मतलब क्या है और रिवाइवलिस्ट अप्रोच का मतलब क्या है और कौन से सामाजिक सुधार आंदोलन किस कैटेगरी में आएंगे हम उसको समझ लेते हैं। तो यहां एक टेबुलर फॉर्म में हम लोग दोनों का मतलब समझेंगे। रिफॉर्मिस्ट सोशियो रिलीजियस मूवमेंट का मतलब था सीकिंग टू एडवांसमेंट ऑफ सोसाइटी, जो समाज को पुरानी ढर्रे से, पुरानी व्यवस्था से निकाल करके आधुनिक जो सिद्धांत आ रहे थे उसके हिसाब से आगे बढ़ाने की जो बात करते थे, आधुनिक ज्ञान, विज्ञान, शिक्षा पद्धति, पश्चिमी संस्कृति इत्यादि को स्वीकार करते हुए समाज को आगे की तरफ ले जाना चाहते थे, ऐसे सामाजिक सुधार आंदोलन रिफॉर्मिस्ट या सुधारवादी समाज सुधार आंदोलन कहलाते थे। दूसरी तरफ थे रिवाइवलिस्ट। रिवाइवलिस्ट माने जो पुरानी व्यवस्था जो हमारे पास्ट में कभी रही होगी, गुप्ता काल में, मौर्य काल में, इंडस वैली में, वैदिक काल में, उन पुरानी व्यवस्था को फिर से रिस्टोर करने की जो बात करते थे वो कहलाते थे रिवाइवलिस्ट। ठीक है, तो सीकिंग टू रिस्टोर पास्ट, पुरानी हमारी जो वैल्यूज थी, पास्ट की जो वैल्यूज थी, उन पास्ट की वैल्यूज को समाज में फिर से स्थापित करने का जो प्रयास करते थे वो कहलाते थे रिवाइवलिस्ट। जो रिफॉर्मिस्ट थे वो अपनी सोच से, अपनी विचारधारा से प्रैग्मेटिक थे। प्रैग्मेटिक माने प्रगतिवादी थे, जबकि जो रिवाइवलिस्ट थे वो अपनी विचारधारा से ऑर्थोडॉक्स, कट्टरपंथी थे, अपनी पुरानी व्यवस्था को बनाए रखने की कोशिश ये कर रहे थे। ये एबोलिशन ऑफ सोशल एविल्स की बात करते हैं। ये कहते थे समाज में जितनी सामाजिक बुराइयां हैं, और सामाजिक बुराई का मतलब क्या है, जो वर्तमान पश्चिमी शिक्षा की दृष्टि से, पश्चिमी संस्कृति की दृष्टि से और यूरोप में जो हो रहा है उस दृष्टि से, तर्क की दृष्टि से जो चीज सही नहीं है वो उनको ये लोग कहते थे सामाजिक बुराई। और ऐसी सामाजिक बुराई को ये लोग जड़ से खत्म करने की बात करते थे। पर्दा प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह, ऐसी तमाम कुरीतियों, ये लोग सामाजिक बुराई को अपनी धर्मशास्त्र, धार्मिक ग्रंथों के संदर्भ में देखते थे, और जिन इनके धार्मिक ग्रंथों में जिस बात को बुराई नहीं मानी गई है उसको ये बुराई नहीं मानते थे। लेकिन समय के साथ इनके समाज में यदि कुछ अवांछित तत्व, कुछ बुराइयां आ भी गई हैं तो ये उनको जड़ से खत्म करने की बात नहीं करते थे, उनको ये अपने धर्म और संस्कृति के अनुरूप ढाल करके, यानी एडजस्टमेंट की बात करते थे, सामाजिक बुराई को सिरे से खत्म करने की बात नहीं करते थे। इंस्पायर्ड फ्रॉम वेस्टर्न कल्चर एंड नॉलेज, ये पश्चिमी संस्कृति, पश्चिमी ज्ञान, पश्चिमी विज्ञान से प्रेरित थे। ठीक है, ये इंस्पायर्ड फ्रॉम द पास्ट, ये अपने अतीत से प्रेरित थी। रैशनलिज्म, नॉट रिलीजियस लिटरेचर्स, ये ज्यादा महत्व किसको देते थे, अपने धर्म के जो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, वेद हैं, पुराण हैं, कुरान है, बाइबल है, ये उनको महत्व नहीं देते थे, ये तर्क को महत्व देते थे, विज्ञान को महत्व देते थे, ज्ञान को महत्व देते थे। ये महत्व देते थे रिलीजियस लिटरेचर। ये कहते थे हमारे धार्मिक ग्रंथ में जो लिखा है वही ज्ञान है, वही विज्ञान है, वही तर्क है। ठीक, सपोर्टेड ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये जो रिफॉर्मिस्ट थे, क्योंकि ये पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित थे और इनका ये मानना था कि भारत में आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन केवल ब्रिटिश सरकार ही कर सकती है, इसलिए ये ब्रिटिश सरकार का समर्थन करते थे। जबकि ये ब्रिटिश सरकार को रूढ़िवादी कहते थे, ब्रिटिश सरकार को एक धोखेबाज कहते थे और उनका ये विरोध करते थे। मोर फोकस ऑन सोशल एस्पेक्ट, जो रिफॉर्मिस्ट थे इनका ज्यादा से ज्यादा जो फोकस था उस सामाजिक बुराइयों को और समाज में जो गलत चीजें हैं उनको ठीक करने पे था। जबकि जो रिवाइवलिस्ट थे ये धार्मिक मामलों पर ज्यादा ध्यान देते थे। उदाहरण यदि हम देखें कि जो सोशियो रिलीजियस मूवमेंट भारत में चले, कौन रिफॉर्मिस्ट में आएगा, कौन रिवाइवलिस्ट में, तो ब्रह्म समाज रिफॉर्मिस्ट है, प्रार्थना समाज, अलीगढ़ मूवमेंट, सत्यशोधक समाज, अहमदिया मूवमेंट, यंग बंगाल मूवमेंट, रामकृष्ण मिशन, ये सब रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट थे जो पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित थे, पश्चिमी ज्ञान विज्ञान को भारत में और अपने अनुयायियों के बीच में इंप्लीमेंट करने की बात करते थे। दूसरी तरफ आर्य समाज, देव समाज, देवबंद मूवमेंट, बहावी मूवमेंट, फराइसी मूवमेंट, धर्म सभा, ये सब रिवाइवलिस्ट थे।
ठीक है, तो ये कुछ आपको ध्यान याद रखना है। अब यदि व्यक्ति के हिसाब से पूछ लिया जाए, तो हमने सोशियोलॉजिस्ट मूवमेंट देखा, और अगर व्यक्ति के हिसाब से पूछा जाए कि कौन व्यक्ति रिफॉर्मिस्ट थे, कौन रिवाइवल, तो इनके फाउंडर और इनके मेंबर आपको याद रखना है। जो ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, अलीगढ़ मूवमेंट इत्यादि के फाउंडर और मेंबर रहे होंगे, वो सबके सब रिफॉर्मिस्ट हैं, और जो इनके फाउंडर मेंबर रहे होंगे वो रिवाइवलिस्ट हैं। ठीक है, तो परीक्षा में दोनों तरीके से पूछा जाता है। कभी वो सीधे आंदोलन का नाम दे देगा कि इनमें से कौन रिफॉर्मिस्ट या रिवाइवलिस्ट थे, और कभी उसके फाउंडर या फॉलोवर्स का नाम देके पूछ लेगा। तो दोनों तरीके से आपको तैयार रहना है। ठीक, तो ये तो कुछ डिफरेंसेस थे। इसके अलावा दोनों में समानता ये थी कि दोनों भारत में जो सोई हुई चेतना है उसको जागृत करना चाहते थे। भारतीय समाज में जो बुराई आ गई थी उनको दूर करना चाहते थे। अंतर यह था कि भारतीय समाज की बुराई को ये पश्चिमी तरीके से, पश्चिमी ज्ञान विज्ञान से दूर करना चाहते थे, और ये अपने अतीत के हिसाब से उसको दूर करना चाहते थे। ठीक है, तो समानता इनमें सब में है। दोनों ही प्रकार के आंदोलनों ने भारतीय समाज को प्रभावित किया, मोटिवेट किया, इंस्पायर किया, और राष्ट्रीय आंदोलन के लिए बहुत सारे प्रेरणा का जो स्रोत है वो यहां से निकल करके आता है। तो दोनों में काफी कुछ समानताएं हैं, दोनों के उद्देश्य समान थे, दोनों की मेथोडोलॉजी अलग अलग थी। ठीक है, तो यहां तक बात कंप्लीट करते हैं। ठीक, और अब हम लोग शुरू करने वाले थे इंडियन नेशनल मूवमेंट, लेकिन उसको हम शुरू नहीं करेंगे, उसको नेक्स्ट वीडियो शुरू करेंगे। यहां हम लोग कुछ और सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक सुधारक जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं उनकी कुछ थोड़ी सी बायोग्राफी के बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे महत्वपूर्ण उनमें आते हैं दादा भाई नौरोजी। इनका जन्म 1885 में बंबई में नवसारी नामक जगह पे हुआ, और 1817 में इनकी मृत्यु बंबई में ही हुई। ठीक, लेकिन इन्होंने अपने लाइफ का ज्यादातर पार्ट लंदन में रहकर के गुजारा है। ठीक है, तो ये पॉलिटिकल लीडर थे, मर्चेंट, एक बहुत बड़े व्यापारी भी थे, सोशल रिफॉर्मर्स थे, राइटर थे, जर्नलिस्ट थे, ठीक है, स्कॉलर थे, विद्वान थे, कई सारे इनके साथ में डेजिग्नेशन जुड़े हुए हैं। ठीक है, इनका रेसिडेंस जो है अपने युवावस्था में, और जब ये व्यापार वगैरह करने लगे थे तो ये बॉस्टन, यूनाइटेड किंगडम के बॉस्टन में जाकर के ज्यादातर रहते थे। ठीक है, इनका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, भारत के समाज सुधार में बहुत बड़ा योगदान है, और ये भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के जनक भी माने जाते हैं। भारत में वास्तव में एक पॉलिटिकली सही ढंग से राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत करने में दादा भाई नौरोजी पहले व्यक्ति थे। ठीक, इसलिए इनको भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। भारत के वयोवृद्ध व्यक्ति, भारत के पितामह के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा ये लंदन में रहकर के भारतीयों के हक में आवाज उठाते थे, इसलिए इनको अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया, भारत का अनौपचारिक दूत, कहां पर, ब्रिटेन में ये रहते थे। ठीक है, इसलिए इनको नाम दिया गया। फर्स्ट इकोनॉमिक नेशनलिस्ट। इकोनॉमिक नेशनलिज्म क्या होता है हम पढ़ चुके हैं। तो ये पहले इकोनॉमिक नेशनलिस्ट थे जिन्होंने अंग्रेजों की शोषणकारी नीति को अपने इकोनॉमिक अध्ययन के माध्यम से बताया था। इसके अलावा इनको फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म या फादर ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, ठीक। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हाउस ऑफ कॉमन्स इन यूके। यूके में पहले एशियाई व्यक्ति थे ये, जो यूके में वहां की जो संसद की जो निचला सदन है, भारत में लोकसभा के समान, उसको वहां पर कहते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स। उसके लिए चुनाव लड़े, और चुनाव लड़कर के जीतने वाले ये पहले व्यक्ति थे। यानी ब्रिटेन में एशिया से सांसद बनने वाले, एमपी बनने वाले ये पहले व्यक्ति थे। 3 साल संसद में रहे, 1892 से लेकर 1895 तक, और ये फर्स्ट एशियन है टू बिकेम ब्रिटिश एमपी। ठीक है, जब ये ब्रिटेन में एमपी का काम करते थे तो इनका सहयोग करने के लिए इनके एक असिस्टेंट थे, वो थे मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, तो असिस्टेंट थे मोहम्मद अली जिन्ना, जो बाद में खुद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक बहुत बड़े नेता के रूप में काम करेंगे। फाउंडिंग मेंबर एंड थ्राइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में 7-8 लोग मिलकर करते हैं, जिनमें जो है A.O. ह्यूम सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, लेकिन उसके अलावा दादा भाई नौरोजी, W.C. बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, बहरुद्दीन तैयब, ऐसे का तमाम नाम हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक में से एक थे, और इंडियन नेशनल कांग्रेस के 3 बार प्रेसिडेंट थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के सबसे ज्यादा बार प्रेसिडेंट थे मदन मोहन मालवीय, 4 बार, और 3 बार हुए हैं 2 लोग, दादा भाई नौरोजी और जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, मैं आगे आपको और बताऊंगा। तो ये 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे।
1886 में पहली बार, 1893 में दूसरी बार और 1906 में तीसरी बार। 1886 में जब कांग्रेस का सत्र हुआ था, मीटिंग हुई थी, तो वो हुआ था कलकत्ता में, दूसरी बार 1893 वाला लाहौर में और तीसरी बार 1906 वाला कलकत्ता में। 1906 में जब तीसरी बार दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे, कलकत्ता में कांग्रेस का सेशन हुआ था। पहली बार कांग्रेस ने ऑफिशियली तौर पर दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही स्वराज का मंत्र दिया था। ठीक है, कांग्रेस ने पहली बार स्वराज की मांग 1906 में ही की थी। उस समय कांग्रेस के प्रेसिडेंट दादा भाई नौरोजी थे। इनकी दो तीन बड़ी महत्वपूर्ण किताब है, और किताब से पहले इन्होंने एक थीसिस लिखा था, पॉवर्टी इन इंडिया, 1876 में, 1876 में। और इसमें उन्होंने बताया था कि अंग्रेज किस तरीके से भारत का शोषण कर रहे हैं और उनके शोषण के कारण किस हद तक भारत में गरीबी फैली हुई है। बाद में वही उनके किताब के रूप में सामने आया 1901 में, और उनके उस समय किताब का नाम था पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। इन्होंने जब पहली बार 1876 में पॉवर्टी इन इंडिया नामक थीसिस लिखी थी, उसी थीसिस के आधार पर अंग्रेजी सरकार ने रॉयल कमीशन ऑन इंडियन एक्सपेंडिचर नामक एक कमीशन बिठाना था, ये चेक करने के लिए कि दादा भाई नौरोजी ने अपनी किताब में जो लिखा है कि अंग्रेज इतना शोषण कर रहे हैं भारत में, वो सही है या नहीं। उसको चेक करने के लिए इंडियन कमीशन ऑन इंडियन एक्सपेंडिचर 1896 में अंग्रेजी सरकार ने बनाया था, और इस कमीशन ने रिपोर्ट दिया था कि दादा भाई नौरोजी ने जो आरोप लगाए अंग्रेजों पर वो गलत है, वो तो कहेंगे ही ऐसा। ठीक है, खैर फिर इनकी किताब जो है छप के आती है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया 1901 में, और इसी किताब में उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ, निकासी का सिद्धांत, और पहली बार भारत में प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा ऑफ इनकम की कैलकुलेशन दादा भाई नौरोजी ने, नेशनल इनकम की भी पहली बार कैलकुलेशन इसी किताब में उन्होंने किया था। न्यूज़पेपर्स, इनके तीन बड़े महत्वपूर्ण न्यूज़पेपर हैं। राष्ट्रगोपतार, जो कि गुजराती में ये निकालते थे भारत से, दूसरा था द वॉइस ऑफ इंडिया, ये अंग्रेजी में इंडिया से ही पब्लिश करते थे, और इंडियन ये लंदन से पब्लिश करते थे। तो तीन महत्वपूर्ण इनके न्यूज़पेपर्स हैं। ठीक है, एक और बड़ी महत्वपूर्ण किताब है, मैं भूल गया था आपको बताना, द बॉन्ड्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये किताब का वाले उसमें पीछे ऊपर लिख लीजिएगा, द बॉन्ड्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, दादा भाई नौरोजी अवार्ड, ये पुरस्कार ब्रिटेन की सरकार ने स्थापित किया है 2014 में, और ये पुरस्कार किसको दिया जाता है? ब्रिटेन और भारत के ऐसे व्यक्ति जो ब्रिटेन और भारत के बीच के जो बायलैटरल संबंध हैं उनको बेहतर बनाने में जो अपना योगदान देते हैं, ऐसे लोगों को दादा भाई नौरोजी अवार्ड ब्रिटिश सरकार द्वारा सन 2014 से दिया जा रहा है। ठीक है, पैट्रोनाइज्ड बाय महाराजा ऑफ बड़ौदा, ये शुरू में जब भारत में थे तो इनको पढ़ाई करने के लिए लंदन भेजा गया था पैसा देकर के, किसके द्वारा? महाराजा ऑफ बड़ौदा, जिनका नाम था सयाजी राव गायकवाड़ थर्ड। ठीक है, और इसी बड़ौदा के महाराजा ने आगे बी.आर. अंबेडकर को भी पैसा देकर के पढ़ने के लिए अमेरिका भेजा था। ठीक है, बाद में ये जो दादा भाई नौरोजी हैं, ये इसी महाराजा के दीवान भी रहे बड़ौदा में। ठीक, प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स एंड नेचुरल फिलॉसफी इन एल्फिस्टन कॉलेज बॉम्बे, इन्होंने खुद एल्फिस्टन कॉलेज बॉम्बे से पढ़ाई भी की थी, और बाद में इसी कॉलेज में वो मैथमेटिक्स और नेचुरल फिलॉसफी के, प्राकृतिक दर्शन के जो है प्रोफेसर भी बने थे। और ऐसा बनने वाले कि किसी अंग्रेजी कॉलेज में प्रोफेसर बने मैथमेटिक्स के या किसी और विषय के, ये पहले भारतीय थे प्रोफेसर बनने वाले। 1855 में इन्होंने लंदन में एक संस्था स्थापित की, लंदन में एक कंपनी स्थापित की, अंग्रेजी कंपनी के साथ मिलकर के पार्टनरशिप में। तो ये पहले भारतीय थे जिन्होंने लंदन में जाकर के कंपनी स्थापित की, हालांकि पार्टनरशिप में किया था 1855 में। ठीक है, लंदन के ब्रिटेन के लिवरपूल नामक जगह में इन्होंने स्टैब्लिश किया था, और उस कंपनी का नाम था कामा एंड कंपनी, पार्टनरशिप में किया था। ठीक, लेकिन 4 साल उनके साथ काम किया, फिर अच्छा नहीं लगा, तो 1859 में 1859 में उन्होंने उस कंपनी को छोड़ दिया और अपनी खुद की कंपनी स्टैब्लिश की इंडिया में, और उनका नाम रखा दादा भाई नौरोजी एंड कंपनी, जो कि कॉटन का व्यापार करती थी ब्रिटेन के साथ। 1862 में ये प्रोफेसर ऑफ गुजराती भाषा के प्रोफेसर हो गए लंदन के यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन में। 1865 में इन्होंने लंदन में भारतीय विषयों के बारे में बात विवाद करने के लिए, विचार करने के लिए, भारत के राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक सभी प्रकार के मामलों पर वहां रह रहे भारतीयों के बीच चर्चा करने के लिए एक संगठन बनाया था, उसका नाम रखा गया था लंदन इंडियन सोसाइटी। ये संस्था 1865 में ही
दादा भाई नौरोजी ने लंदन में स्थापित किया था। क्यों किया था? टू डिस्कस इंडियन मैटर्स, भारतीय विषयों पर, चाहे राजनीतिक विषय हो, सामाजिक विषय हो, धार्मिक विषय हो, उस पर ये पढ़े लिखे लोग वहां पर लंदन में बैठ करके चर्चा करते थे। 1867 में 2 साल बाद उन्होंने एक और ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया जिसका नाम था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। और इस संस्था में ये भारतीय मामलों पर बात विवाद करने के बाद उस मामले को जो वहां की ब्रिटेन सरकार थी उनके सामने रखती थी और बताती थी कि अंग्रेजी सरकार किस प्रकार से भारत में गलत या अच्छा कर रही है। ठीक है, 1874 में ये फिर इंडिया आए थे वापस और पीएम ऑफ बड़ौदा के महाराज ने इनको पढ़ाया लिखाया था, तो ये बड़ौदा के प्रधानमंत्री बन गए थे। ठीक है, 1885 से 88 तक ये बंबई में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, विधान परिषद, उसके मेंबर भी रहे 3 साल। मेंबर ऑफ इंडियन नेशनल एसोसिएशन जिसकी स्थापना 1876 में सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और आनंद मोहन घोष करते हैं। ये संगठन क्या है हम आगे बढ़ेंगे, ये उसके मेंबर भी थे। ठीक है, स्ट्रीट्स नेम्ड आफ्टर हिम, इनके नाम पर 3 देशों में रोड या सड़कों के नाम रखे गए हैं। कहां कहां? बॉम्बे में इनके नाम से सड़क है, कराची में इनके नाम से सड़क है और लंदन में भी इनके नाम से सड़क है। इसके अलावा दिल्ली में कई कॉलोनियां हैं जिनके नाम दादा भाई नौरोजी के नाम पे रखे गए हैं, गुजरात में भी है। ठीक है, तो ऐसे कुछ रिकॉग्नाइजेशन इनको मिला हुआ है। 1893 में इन्होंने एक और संस्था बनाया जिसका नाम था इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी। ये लंदन में बनाया था ये कमेटी को, और इसमें उनका साथ दिया था WC बैनर्जी और बहरुद्दीन तैयब जी। तो 3 लोगों ने मिलकर के इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी लंदन में बनाई थी 1893 में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दादा भाई नौरोजी के बारे में है, आपको ध्यान रखना है। ये एक पारसी व्यक्ति थे और इनके पहले मैंने पारसी सुधार में आपको पढ़ाया था कि रहनुमाई मजदा सनम नामक एक संस्था भी इन्होंने जो है एस्टैब्लिश किया था, जो कि एक धार्मिक सुधार आंदोलन के रूप में उसका शुरुआत किया गया था। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण कथन देखते हैं दादा भाई नौरोजी की। सेल्फ गवर्नमेंट इज अवर होप, स्ट्रेंथ एंड ग्रेटनेस। स्वराज, सेल्फ गवर्नमेंट माने स्वराज ही हमारी आशा है, हमारी ताकत है और हमारी महानता इसी से हो सकती है। ठीक है, यानी विदेशी शासन में ना हमें कोई आशा है, ना हमारी उसमें कोई ताकत है और ना ही हम उसमें ग्रेटनेस को अचीव कर सकते हैं। आई एम हिंदू, मुस्लिम, पारसी, बट अबव ऑल एन इंडियन फर्स्ट। मैं हिंदू भी हूं, मुसलमान भी हूं, पारसी भी हूं, लेकिन इन सबसे बढ़ के सबसे पहले मैं एक भारतीय हूं। बी यूनाइटेड, परजर्व एंड अचीव सेल्फ गवर्नमेंट। एक हो जाओ, अपने मतभेद भुला दो और स्वराज की प्राप्ति करो, सो दैट, ताकि द मिलियंस नाउ पैरिशिंग बाय पॉवर्टी, ताकि जो लाखों लोग हैं जो गरीबी में, अकाल में, फेमाइन और प्लेग, उस समय प्लेग फैला हुआ था मुंबई में, तो प्लेग से जो लाखों लोग यहां पर मर रहे हैं उनको बचाया जा सके। एंड इंडिया में वंस मोर ऑक्यूपाई हर प्राइड, और भारत एक बार फिर से अपने प्राचीन गौरव को प्राप्त कर सके amongst the greatest and civilized nations of the world, और उसका स्थान दुनिया के जो महान सभ्यता है उनमें एक बार फिर से भारत का नाम आ सके। तो ये 3 बड़े महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है, आपको ये याद रखना है। अगले महत्वपूर्ण सामाजिक सुधारक, राजनीतिक सुधारक व्यक्ति थे सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। 1848 में इनका जन्म कलकत्ता में हुआ और 1925 में कलकत्ता में इनकी मृत्यु हुई। ये पहले इंडियन आईसीएस थे। 1871 में ये पहले आईसीएस बने। हालांकि इन्होंने एग्जाम पहली बार दिया था 1869 में, लेकिन उस समय इनका एज वाला कोई मामला आ गया था। फिर 2 साल वो मामला चलता रहा, फिर क्लियरेंस मिला, तो 1871 में ये पहले इंडियन सिविल सर्वेंट बने, पहले इंडियन थे जो इंडियन सिविल सर्वेंट परीक्षा इन्होंने पास की। इसके अलावा ये पॉलिटिकल लीडर भी थे और स्कॉलर भी थे। ठीक है, इनको भारत में राष्ट्रगुरु के नाम से जाना जाता है, इनको उपाधि दी गई थी। ठीक है, और इंडियन वर्ग के नाम से भी इनको जानते हैं। ये लंबे समय तक लंदन में रहे और वहां पर एक ब्रिटिश फिलोसोफर थे एडमंड बर्ग, उनका इन्होंने काफी स्टडी किया और उनसे प्रभावित हुए और उसी प्रकार की फिलॉसफी इन्होंने भारत में आकर के दिखाया, इसलिए इनको इंडियन बर्ग, एडमंड बर्ग के नाम से, ठीक है, इंडियन बर्ग भी कहा जाता है। ऊपर के उसमें हमने पढ़ लिया था कि इन्होंने इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी आनंद मोहन घोष के साथ मिलकर के 1876 में। यह संगठन क्या करती थी हम आगे देखेंगे। एंड को फाउंडर ऑफ आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के भी संस्थापक में से एक थे। ठीक है, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस में 1885 से 1919 तक थे। 1919 में ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को छोड़ दिया।
1919 में एक कानून पास हुआ था भारत में जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 कहा जाता था। ठीक है, कांग्रेस ने इस एक्ट में जो प्रावधान थे उसको स्वीकार कर लिया था, लेकिन सुरेंद्रनाथ बनर्जी इसको स्वीकार करना नहीं चाहते थे। इसी बात पर कांग्रेस और इनमें मतभेद हो गया और इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को छोड़ दिया और फिर इन्होंने अपना एक खुद का संस्था बनाया, उसका नाम रखा इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन, जो 1919 से 1925 तक रहा, फिर 25 में वो भी समाप्त हो गया। इन्फ्लुएंस फ्रॉम राइटिंग्स ऑफ मैजिनी, इटली के राष्ट्रवादी नेता थे मैजिनी, उससे ये बहुत ज्यादा प्रभावित थे। उनकी किताबों को पढ़ करके इनको अपने जीवन में आगे क्या करना उससे मार्गदर्शन मिला। एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर बंगाली, एक बंगाली भाषा का अखबार था, उसका नाम ही बंगाली था। इस अखबार को शुरू किया था गिरीश चंद्र घोष ने, ये उसके एडिटर थे, ऑनर नहीं थे, ठीक है, एडिटर थे। और ये इसी अखबार में अंग्रेजों की नीतियों के खिलाफ कुछ लिखते थे जो उनका क्रिटिसिज्म है, इसके कारण इनको गिरफ्तार किया गया। तो ये पहले भारतीय पत्रकार हैं जिनको अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार किया गया, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे ये दो बार, 1895 में जब कांग्रेस का जो सेशन है वो पुणे में हुआ था, और दूसरा 1902 जब कांग्रेस का सेशन अहमदाबाद में हुआ था। मोस्ट एक्टिव ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट, भारत में बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, और फिर 1905 से लेकर 1912 तक, अर्थात जब तक बंगाल विभाजन को कैंसिल नहीं कर दिया गया, भारत में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चल रहा था, ठीक है, जिसमें से ये बहिष्कार आंदोलन का समर्थन नहीं करते थे लेकिन स्वदेशी आंदोलन का ये समर्थन करते थे। तो खूब एक्टिव थे और इन्होंने काफी बढ़ चढ़ के बंगाल विभाजन के समय स्वदेशी मूवमेंट को प्रमोट करने के लिए काम किया। इसलिए बंगाल के लोगों ने इनको नाम दिया अनक्राउंड किंग ऑफ बंगाल, बिना ताज का बंगाल का राजा, ठीक। अपोज्ड मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, 1919 में जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कानून आया था इसका इन्होंने विरोध किया था। और सीडीएम माने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इन दो कानूनों नीतियों का इन्होंने विरोध किया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा इनको नाइटहुड की उपाधि दी गई थी 1921 में। जिस भी व्यक्ति को नाइटहुड की उपाधि दे दी जाती थी वो अपने नाम के साथ सर लगा लेता था, ठीक है। तो किन किन को नाइटहुड की उपाधि मिली आपको ध्यान रखना। इसके पहले मैं पढ़ा दूं, सर सैयद अहमद खान को मिली है, फिर सुरेंद्रनाथ बनर्जी को भी मिला है, और आगे देखते हैं किसको किसको मिला, ठीक है। व्योमेश चंद्र बनर्जी अगले महत्वपूर्ण नेता हैं। 1844 में जन्म हुआ इनका और 1906 में बॉम्बे में इनका जन्म हुआ। बॉम्बे में ही 1906 में बॉम्बे में जन्म हुआ, लेकिन इनकी मृत्यु लंदन में हुई, ठीक है, लंदन में रहने लगे थे आखिरी समय में। ये बैरिस्टर थे, पॉलिटिकल लीडर थे और इंडियन नेशनल कांग्रेस के को फाउंडर में से एक थे। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस जब 1885 में हो रहा था तो उसके पहले अध्यक्ष यही थे। इसके बाद दूसरी बार भी अध्यक्ष बने 1892 में, जब कांग्रेस का सत्र कहां हुआ था, इलाहाबाद में। फर्स्ट इंडियन टू कंटेस्ट फॉर यूके जनरल इलेक्शन, यूनाइटेड किंगडम में जो चुनाव हुए थे वहां के संसद के, उसमें चुनाव लड़ने वाले पहले व्यक्ति डब्ल्यूसी बनर्जी थे, लेकिन उसमें चुनकर के एमपी बनने वाले पहले व्यक्ति दादा भाई नौरोजी थे, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगले महत्वपूर्ण व्यक्ति फिरोज शाह मेहता, 1885 में इनका जन्म हुआ। ये गुजरात के पारसी व्यक्ति थे और 1915 में इनकी मृत्यु मुंबई में हुई। ये भी बैरिस्टर थे, उद्योगपति थे, इंडस्ट्रियलिस्ट और पॉलिटिकल लीडर थे। इनको भी नाइटहुड की उपाधि अंग्रेजों ने दिया था और इनको लॉयन ऑफ बॉम्बे भी कहा जाता था। इनका एक बड़ा महत्वपूर्ण न्यूज़पेपर था बॉम्बे क्रॉनिकल, ठीक, ये सब याद रखना है, परीक्षाओं के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। अगले महत्वपूर्ण व्यक्ति आनंद मोहन घोष, जिन्होंने सुरेंद्रनाथ बनर्जी के साथ मिलकर के इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना 1876 में की थी, ठीक है। ये पॉलिटिशियन थे, एकेडमिशियन थे, शिक्षाविद भी थे, पढ़े लिखे व्यक्ति, पॉलिटिशियन थे, लॉयर थे और सोशल रिफॉर्मर थे। वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ साधारण ब्रह्म समाज, ठीक है। हमने देखा था कि जो मॉडर्न ब्रह्म समाज था केशव चंद्र सेन का, उसमें भी कुछ दिक्कत आ गई थी, बाद में उसके दो टुकड़े हो गए थे, उनमें से एक था साधारण ब्रह्म समाज, तो ये उसके को फाउंडर, उनके फाउंडर में से एक थे आनंद मोहन घोष। इसके अलावा इन्होंने छात्र समाज, जो कि साधारण ब्रह्म समाज का स्टूडेंट ऑर्गन था, ये उसके फाउंडर थे। इसके अलावा इन्होंने कलकत्ता में एक कॉलेज की स्थापना की थी जिसका नाम था सिटी कॉलेज, ठीक है। तो ये आनंद मोहन घोष के बारे में। अगले महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं बहरुद्दीन तैयब जी। ये बहरुद्दीन तैयब 1844 में इनका जन्म हुआ बॉम्बे में और 1909 में इनकी मृत्यु हुई। ये लॉयर थे बाय प्रोफेशन, फिर बाद में ये बॉम्बे हाई कोर्ट के जज भी बने और पॉलिटिकल लीडर थे, ठीक। इन्होंने स्थापना किया था मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की फाउंडर किया था और मुसलमानों की शिक्षा के लिए अंजुमन इस्लाम नामक संस्था की भी स्थापना इन्होंने की थी। वर्क फॉर एबॉलिशमेंट ऑफ पर्दा सिस्टम इन मुस्लिम विमेन, मुस्लिम महिलाओं में
ये मुस्लिम महिलाओं की तरक्की के बड़े ख्वाहिशमंद व्यक्ति थे और 1800 इन्होंने मुस्लिम महिलाओं में जो पर्दा प्रथा चलती थी उसको दूर करने के लिए उन्होंने काफी उपाय किया। इनकी खुद 2 बेटियां थी, इन 2 बेटियों को इन्होंने पर्दा मुक्त रखा, हायर एजुकेशन दिया, लंदन पढ़ने को भेजा। तो उस समय महिलाओं के लिए इतना कुछ करना बहुत बड़ी बात होती थी, ठीक है। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष भी बने। फर्स्ट इंडियन सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के पहले सॉलिसिटर जनरल, जो आज हम लोग भारत में पढ़ते हैं सॉलिसिटर जनरल, पॉलिटी में पढ़ते हैं अपने, तो ये भारत के पहले सॉलिसिटर जनरल थे। पहले मुस्लिम सॉलिसिटर जनरल नहीं, ओवरऑल पहले सॉलिसिटर जनरल। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष तो थे अपने रूपणपड़ा व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक, लेकिन पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे पहलुद्दीन तैयब। अगले महत्वपूर्ण व्यक्ति रास बिहारी बोस। और यहां हम जितने नेता के बारे में पढ़ रहे हैं ये सब कांग्रेस के प्रारंभिक नेता थे, इसलिए इन सब में कांग्रेस की उदारवादी नेता शब्द जुड़ जाएगा, ठीक है, लिबरल लीडर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। अगले महत्वपूर्ण व्यक्ति रास बिहारी बोस, ये भी लॉयर थे, फिलोसोफर थे और फिलैंथ्रोपिस्ट, बहुत बड़े दानकर्ता थे। शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने बहुत पैसा दान किया और खुद बहुत सारे कॉलेज और इंस्टीट्यूट की स्थापना की है। इसके अलावा पॉलिटिकल लीडर थे, फाउंडेड नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन। जाधवपुर बंगाल में एक जगह है, वहां पर उन्होंने नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना की थी, जिसको आगे चल करके जाधवपुर यूनिवर्सिटी नाम दिया गया था। और इस जाधवपुर यूनिवर्सिटी बनाने के लिए उन्होंने खुद 13 लाख रुपए का दान किया था उस समय में, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे लगातार 2 बार, 1907 में और 1908 में, और लगातार 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले ये एकमात्र व्यक्ति थे, पहले व्यक्ति थे। इनको भी ब्रिटिश सरकार ने नाइटहुड का दर्जा या उपाधि दी है, अर्थात इनके नाम के साथ भी सर रास बिहारी बोस लगेगा। तो जिनको जिनको नाइटहुड मिला है उनके नाम के पहले सर लगा देते हैं, ठीक है। तो ये एक कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। नेक्स्ट हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू होगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, और वहीं हमारा शुरू होगा इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। धन्यवाद।